बहुत बहुत स्वागत है छात्रों आपका। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर में कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे और जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन स्केलर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म और कई सारे उसमें छोटे छोटे अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ में क्या होता है? कूलम्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी कि अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और मान लेते हैं यहाँ पर कोई दो पॉजिटिव चार्ज हमने लिए हैं Q1 Q2 जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे गए हैं, इन द वैक्यूम फ्री स्पेस में रखे गए हैं। तो जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि दोनों के चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला स्टेटमेंट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, यानी Q1 into Q2, and F is inversely proportional to the 1 upon F is inversely proportional to the square of the distance between two stationary point charges, यानी F जो है 1 upon R square के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा या फिर F R square के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो Q1 Q2 upon R square आता है और एक इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और ये कांस्टेंट जो है प्रैक्टिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है फ्री स्पेस की परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब ये है कि दोनों चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगना चाहिए ये कांस्टेंट डिसाइड करता है। यहां पे चूंकि फ्री स्पेस लिया गया है इसलिए यहां पर सिंपली एप्सिलॉन नॉट होगा। जब मीडियम लिया जाएगा तो भी बात देखी जाएगी आगे। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जो है आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर, या फिर अगर न्यूमेरिकल इसको रखेंगे न्यूमेरिकली तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 by R स्क्वायर। बात अगर करें इफेक्ट ऑफ मीडियम की कि मीडियम का क्या प्रभाव पड़ता है, तो मीडियम में एक और चीज जो है जुड़ जाती है वो है एप्सिलॉन और या फिर K, दोनों ही एक ही चीज है। ये क्या है? ये है रिलेटिव परमिटिविटी या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो अगर ये रिलेटिव है तो सीधा मतलब ये समझ में आता है कि ये किसी ना किसी का रेशियो होगा। तो ये K या फिर एप्सिलॉन और R जो है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो होता है। तो यहाँ से ये मीडियम की परमिटिविटी है, अगर यहाँ की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी। तो अगर आप मीडियम में फॉर्मूला ये लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R स्क्वायर या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q1 Q2 by R स्क्वायर, यानी ये दोनों की चीज़ है, ये दोनों की वैल्यू ये आई है। तो परमिटिविटी सिंपली यही डिसाइड करती है कि फोर्स कितना लगना चाहिए चार्जेस के बीच, ये डिटरमाइन करती है। और ये एक रेशियो होता है और इसको इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है। जैसा कि हमको पता है कि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आता ही आता है। तो यहाँ पर भी हमने जो है दो चार्ज ले रखे हैं Q1 Q2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं और ये रेस्ट पे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस R है और ये इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन तो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन जो ये जो फोर्सेस हैं ये सेंट्रल फोर्सेस हैं, क्योंकि फोर्स जो है जो लाइन है इनको ज्वाइन करने वाली इन्हीं पर कहीं होगा। तो F
F21, वेक्टर F21 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, यानी कि चार्ज Q2 पर Q1 जो फोर्स लगा रहा है। अगर इसका एक्सप्रेशन लिखे हैं कूलम्स लॉ के फॉर्मूले से, तो वेक्टर F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर R12 या R12 कैप। R12 क्या है? यूनिट वेक्टर है Q1 से Q2 की तरफ, और हमको पता है यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए है अगर, तो वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या सिंपली ए भी कह सकते हैं। ठीक, इस दूसरे अगर फोर्स की बात करें कि Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाता है, तो F12, वेक्टर F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, और F12 का फॉर्मूला लिखेंगे तो सेम रहेगा, बस यूनिट वेक्टर R21 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर R21 या R21 कैप का मतलब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1, और ये भी इसी फॉर्मूले से इस तरीके से लिख दिया जाएगा। अगर इक्वेशन फर्स्ट और 2 को देखा जाए तो R12 और R21 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो फोर्स भी ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे विथ, यानी कि R21 इज इक्वल टू नेगेटिव R12 यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये एक स्टेटमेंट निकल के आता है, वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F21 इज इक्वल टू 0। क्लास 11th में आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो ये उसी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यानी ये जो आपका कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। एक दो रिजल्ट्स यहाँ पर देख लीजिए। अगर यहाँ पर जैसे पॉजिटिव दोनों चार्ज हैं या मान लीजिए दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, तो रिपल्सिव फोर्स के लिए ये आपका रिजल्ट आता है, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स के लिए जस्ट अपोजिट हो जाता है, लेस देन 0। अभी नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस को देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशंस की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी रेंज है, 10⁻15 मीटर टू 10⁻18 मीटर तक होती है। जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज होगा। दूसरा, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो इसकी डेफिनेशन में इस ब्रांच में ही बताया गया था कि उसी चार्ज की स्टडी करनी है जो रेस्ट में होंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये लिमिटेशंस है, रेस्ट में नहीं होंगे तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा। और ये पॉइंट चार्जेस भी होने चाहिए, इनका साइज पॉइंट साइज होना चाहिए। फोर्थ है कि सेपरेशन जो है 10⁻15 से ज़्यादा होना चाहिए, इनके बीच की दूरी जो है 10⁻15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पहले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम लोगों ने पढ़ा था जो फंडामेंटल फोर्सेस, और उसमें आपका था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीसरा था न्यूक्लियर फोर्स। उन तीनों में हम लोगों ने कंपेयर किया था, तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग आया था न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो यहाँ इससे अगर कम या 10⁻15 तक रहते हैं तो ये फोर्स जो है डोमिनेट करने लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो सेपरेशन इसीलिए 10⁻15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। काफ़ी कुछ चीज़ें आज हम लोगों ने कवर की। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कंपैरिजन कराएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, और उसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।